नमस्ते दोस्तों। देखिए, आपका जो पेपर अभी हाल ही में हुआ है क्लैट का, उसके जो गणित के क्वेश्चन थे उनके हम सही उत्तर लेकर इस वीडियो में आए हैं। तो इसमें हम केवल सही उत्तरों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो भी उत्तर मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो एकदम 100% सही उत्तर हैं। फिर भी अगर आप किसी वीडियो में किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो है। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे इसमें क्या है, विभाज्यता के नियम लगते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अगर जो संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो इसमें पहली, तीसरी और चौथी संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है, ठीक है। इसलिए हम दूसरी वाली संख्या को तो पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि हटा देंगे। उसके बाद देखेंगे तो तीसरी और चौथी जो संख्या है वो 4 से विभाज्य है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो जो तीसरी और चौथी संख्या है वो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। लेकिन इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या हमारी है 996, ठीक है। तो हमारा जो सही उत्तर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे जो है वो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 33 और 264 है। पहली संख्या को 2 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है तो भागफल 33 प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसमें दूसरी संख्या बतानी है। तो देखिए, जब हम इनको देखेंगे इसमें फॉर्मूला लगाना था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम का गुणनफल एचसीएफ, ठीक है। आपको लगाना है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के, ठीक है। तो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 132, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 10 और 30 के बीच की सभी विषम संख्याओं के योग को 5 से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होगा। देखिए, 10 और 30 के बीच की सभी विषम संख्याएं हम देखेंगे तो जब उनका योग हम करेंगे तो उसका योग आता है 200, और जब 200 को हम 5 से भाग देंगे तो अपन जानते हैं कि उसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 40 उसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमको जो एक और सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम 1200 है, ठीक है। तो उनका एचसीएफ नहीं हो सकता। देखिए, एचसीएफ किसी भी संख्या का जो एचसीएफ होता है वो उसका एक गुणनखंड होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि 1200 के सबसे पहले हम गुणनखंड देख लेते हैं। तो 1200 के जो गुणनखंड होंगे वो एक तो हमारा हो जाएगा 600, एक हो जाएगा 400, एक हो जाएगा 200, यानी कि केवल 500 ऐसी संख्या है जो 1200 का एक गुणनखंड नहीं है। और इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि एचसीएफ नहीं है। तो 500 हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 500 1200 का एचसीएफ नहीं हो सकता, ठीक है। 55 नंबर सवाल हमारा जो दिया हुआ है वो थोड़ा कट गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वो सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 17 जोड़ने पर वह 520 और 468 दोनों से विभाजित हो। देखिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंग्लिश में, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि 17 जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 520 और 468 का हमको एलसीएम निकालना था, उसमें से हमको 17 माइनस करना था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे का सवाल देख लेते हैं। आगे का हमारा सवाल है 221 की घात 40 का इकाई अंक कितना है। देखिए, अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 1 होता है तो हम उस पर कितनी भी पावर कर लें, कितनी भी घात रख लें, उसका जो इकाई का अंक है वो हमेशा आपका कितना होगा, वो आपका 221 नहीं, जो इकाई का अंक है वो हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। क्योंकि बार बार आखिरी संख्या में 1 का गुणा होगा, जब 1 का गुणा 1 में होगा तो हमेशा 1 ही आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो रूट में दी हुई है। अब देखिए, इसमें क्या आपको करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके पेपर में आते हैं तो आपको यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू का जो है वो कंसेप्ट अप्लाई करना होगा। कैसे, देखिए, हमको रूट 11 की जो वैल्यू है वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि जो रूट 9 होता है उसकी वैल्यू 3 होती है, ठीक है। रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, तो 9 से 11 थोड़ा सा बड़ा है, तो इसकी जो 11 की वैल्यू है वो 3 से थोड़ी सी बड़ी होगी, तो मान सकते हैं कि इसकी वैल्यू 3.2 हो जाएगी, ठीक है। तो जब इसको गुणा हम करके देखेंगे इनकी वैल्यू रख के, तो हमारा जो सबसे छोटी जो संख्या है वो हमारी आएगी 4√2, ठीक है।
इसके बाद जो अगला सवाल हमारा दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, सी और ए जो है वो उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंग्लिश में 6 दिन में कर सकते हैं। तो उन्होंने सवाल में क्या पूछा है, तो बी को अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो ये आपका समय और कार्य वाला वो है सवाल। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो उत्तर है वो आपका आ जाएगा 48 दिन। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल हमारा दिया हुआ है कि 240 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का योग है। तो जब आप देखेंगे 240 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का योग तो वो हमारा आता है 14,400। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 60 हमारा दिया हुआ है, 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 18 को जोड़ने पर उनके संख्यांकों यानी कि अंकों का स्थान बदल जाता है। तो देखिए ऐसी हमारे पास केवल 7 संख्याएं हैं। ठीक है, इसके आगे हमारा जो सवाल है 61 नंबर दिया हुआ है, उसमें पूछा गया है कि संख्या 1356 विभाज्य है। तो देखिए लास्ट में हमारा 6 है यानी कि 2 से विभाज्य हो जाएगा। जब हम इनकी अंकों को जोड़ेंगे तो 1 3 4, 4 5 9 और 9 6 15, तो 3 से भी कट जाएगा। लास्ट में 2 अंक देखेंगे 56 है तो 14 चौका 56, इनकी 4 से भी कट जाएगा। 6 से भी काटेंगे तो 6 दूनी 12, 1 बचेगा 15 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 3 बचेगा 36 हो जाएगा। 6 6 36, तीनों से कट रहा है क्योंकि 2 3 और 4 सभी से विभाज्य, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनकी उपरोक्त सभी से। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, हमारा सवाल नंबर 62 दिया हुआ है। 62 में हमसे पूछा गया है कि शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर घंटा है। ठीक है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 17 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है नाव, तो धारा की चाल क्या होगी। देखिए जब 2 का भाग हम 17 में देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 8.5। ठीक है, अब 8.5 में से 6 किलोमीटर चाल तो किसकी है, 6 किलोमीटर जो चाल है वो है हमारी नाव की। तो जब 8.5 में से हम 6 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने सवाल नंबर 63 की तरफ। 63 सवाल नंबर में हमसे पूछा गया है कि ax² + bx + c के मूल वास्तविक व समान होंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि जब d का मान, d यानी कि b² - 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारा दिया हुआ है कि आशा के पास केवल 1 और 2 रुपए के सिक्के हैं यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है। ठीक है, इसमें हम आपको दिखा देते हैं, इंग्लिश में रखा हुआ है यहाँ पर 50। ठीक है, यहाँ पर आपको 50 दिख रहा होगा, तो अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 50। ठीक है, तो सवाल में हमसे क्या पूछा गया है कि आशा के पास केवल 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है और उसके पास कुल धनराशि जो है वो है 75 रुपये। ठीक है, तो 1 और 2 रुपये के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें आएगा आपका 25 और 25। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा 25 और 25, यानी कि 1 रुपये के भी 25 सिक्के हैं और 2 रुपये के भी 25 सिक्के हैं। ठीक है, आगे समझ में ऐसा होगा। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा दिया हुआ है 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या है। तो देखिए 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की वो संख्या ज्ञात करनी है। तो इसकी जो संख्या आएगी वो आपकी आ जाएगी 60। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिए हुए सभी 2 अंकीय विषम प्राकृत संख्याओं का योग है। ठीक है, इसमें हम उनका दो अंकी यानी कि 2 अंक की जितनी विषम प्राकृत संख्याएं होती हैं उनका योग हमको ज्ञात करना है। तो उनका योग निकलता है अपना 2475 यानी कि 2475। अब देख लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल अपन को दिया हुआ है कि आकाश भानु से 2 वर्ष बड़ा है। ठीक है, और भानु की जो उम्र है वो चारू की उम्र से दोगुनी है। यदि आकाश और चारू की कुल आयु 27 है तो भानु की आयु कितनी होगी। तो जब आप इस सवाल को सॉल्व करोगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 वर्ष। ठीक है, भानु की उम्र कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पर अपन को दिया हुआ है कि 2 बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है पर उनकी आयतन बराबर है। ठीक है, उन बेलनों के आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए ऊंचाइयों का अनुपात है जिनको हम
अनुपात को ही हम इसकी ऊंचाई मान लेंगे, ठीक है, और आयतन बराबर हैं तो दोनों को हम बराबर रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें पूछा है, इसमें जो ट्विस्ट वाली बात है वो है बेलनों के आधारों का क्षेत्रफल। अब बेलन के आधार हम जानते हैं कि वो कैसे होते हैं, वो वृत्ताकार होते हैं। तो इसमें जो आधारों को क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो अपन पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। और जब इसका जो सही आंसर निकलेगा वो निकलेगा 3:2, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला सवाल। अपना अगला सवाल जो है वो दिया हुआ है, यदि m एक प्राकृत सम संख्या को निरूपित करता है तो निम्न में से कौन सा व्यंजक एक विषम संख्या है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा, इस पर तो घात सम है तो ये हमारी सम संख्या आएगी। इसमें भी जब इसमें किसी का भी गुणा करेंगे और उसके बाद अपना क्या जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे तो ये सम संख्या आएगी और ये भी हमारी सम संख्या आएगी। तो इसमें हमको क्या करना है, हमको देखना है कि विषम संख्या, तो विषम संख्या वाला जो हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा m² + 99, ठीक है। अब देख लेते हैं सवाल नंबर 70। सवाल नंबर 70 में हमको दिया हुआ है कि n का मान जिसके लिए दो समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 तथा 3, 10, 17 के nवें पद समान हैं, ठीक है, उनका जो है वो nवां पद होगा। nवें पद का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसका nवां पद जब निकालेंगे तो हमारा nवां पद निकलेगा 13, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल दिया हुआ है, एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, इस गोले के आयतन में वृद्धि होगी, ठीक है। तो जब हमारी त्रिज्या क्या है, जब हमारी त्रिज्या जो है वो 10 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 100 से 110 हो जाएगी, 0 0 कट जाता है, 10 से 11 हो जाएगी। तो हम पहले इसमें क्या है, इसका जो रखेंगे मान वो उसके फॉर्मूले में रखेंगे आयतन में, पहले 10 रखेंगे त्रिज्या का मान, फिर 11 रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कितनी वृद्धि इसमें हुई है। तो इसकी वृद्धि हम निकालेंगे तो हमारी आयतन में वृद्धि हो जाती है 33.1%, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा है, यदि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यानी कि एक वृत्त की परिधि है वो एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उसके जो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा वो हमसे पूछा गया है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो अनुपात आता है वो हमारा आता है 4:पाई, ठीक है। अब पाई का हम क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे तो 4 के बटे में 22/7 आएगा तो 22 यहाँ रहेगा, ठीक है। और हमारा जो क्या है 7 जो है वो ऊपर गुणा में पहुंच जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे तो 2 का 2 बार जाएगा, यहाँ 2 का 11 बार जाएगा, ऊपर का जो गुणा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 7 दूनी 14 और नीचे बचेगा 11। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14:11, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो अपन को दिया हुआ है वो दिया हुआ है, 1 से 500 के मध्य 13 से पूर्णतः विभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो अब 1 से 500 के मध्य हम संख्याएं निकालते हैं जो कि 13 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याओं की जो संख्या आती है वो हमारी आती है 38। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आप अपन के लास्ट जो है वो 2 सवाल बचे हुए हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 74 हमको दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण उसके आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है, यदि आधार लंब से 2 सेंटीमीटर कम हो तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके यहाँ से निकालेंगे। तब इसको हम निकालते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाता है 10, यानी कि जो कर्ण है हाइपोटेनस हमारा है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, उसकी लंबाई हो जाएगी 10, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका जो है लास्ट सवाल, उसको हम देख लेते हैं। अपना लास्ट सवाल जो है वो दिया हुआ है, यदि x बराबर 1 समीकरणों ax² + ax + 3 = 0, x² + x + b = 0 का एक अभेनिष्ठ मूल है, तब ए बी का मान क्या होगा। तो देखिए जब हम इसमें ए बी का मान निकालते हैं तो इसमें ए बी का जो मान निकलेगा वो हमारा निकलेगा 3। तो दोस्तों हमने आपको सभी क्वेश्चन के जो है वो एकदम सही आंसर आपको बता दिए हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन रहती है तो हमसे इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सभी क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और अब आने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी और अच्छे से करते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।